सबको यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज दिल्ली के दिल के अंदर ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई और जरूरत क्यों महसूस हुई? हिंदुस्तान के कमेरे और किसान वर्ग का बिल्कुल भविष्य खतरे में है। इसलिए हमने आज लोक स्वराज मोर्चे का गठन किया है और लोक स्वराज मोर्चा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह ऐलान करेगा कि हिंदुस्तान के जितने किसान और कमेरे वर्ग का हित चाहने वाले संगठन हैं वो इस लोक स्वराज मोर्चे के साथ जुड़े और लोक स्वराज मोर्चा पूरे हिंदुस्तान में फिरका फर्क ताकतें जो नफरत का बीज बो रही हैं और विशेष वर्ग से प्रभावित है उनका जमींदोज करने का काम करेगा। मित्रों, अभी करंट के अंदर हरियाणा का चुनाव आ रहा है। पूरा हरियाणा एक तरफा मन बनाया हुआ है और ये लोक स्वराज मोर्चा पूरे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लोगों को जागरूक करेगा और लोगों को घर से निकालने के लिए बाध्य करेगा कि जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, जो 10 साल से हरियाणा की सत्ता को संभाले हुए लोग हैं, वो दोबारा हरियाणा को उस गर्त में पहुंचाने की कोशिश ना करें। पूरे हरियाणा ने एक तरफा मन बनाया है कि इन फिरका फरस्त ताकतों को अब की बात जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे और जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए ये लोक स्वराज मोर्चे का गठन किया हुआ है। हमारे लोक स्वराज मोर्चे को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान के 750 के करीब किसान संगठनों ने समर्थन दिया है। उनके समर्थन पत्र आ रहे हैं और हम पूरे हरियाणा के 26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पीसियां करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उनको कहेंगे कि मौजूदा सरकार जो अपने अपने गिरोह के सरदारों के साथ चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे जागरूक हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी और भी कोई पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती का हो चाहे चंद्रशेखर रावण का हो, ये वोट कटवा पार्टियों के साथ अलायंस है। 750 किसानों की शहादत अभी पूरा देश भूला नहीं है। अब की बार वोट डालने से पहले जो हरियाणा के 750 किसान पूरे देश से बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और इस निर्गुण सरकार ने 2 मिनट उनकी सांत्वना के लिए कोई परफॉर्मा, कोई श्रद्धांजलि, कोई एफिडेविट कोई जारी नहीं किया। दोस्तों, ये लोक स्वराज मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि इन फिरका फरस्त ताकतों को जो हरियाणा के अंदर एक सपना देख रहे हैं, हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग एक गुलदस्ते के रूप में आने वाली एक सरकार को देख रहे हैं, वो सरकार कैसे रुक पाए, इसीलिए उसको खराब करने के लिए नई नई पार्टियों का गठन करके भेज रहे हैं ताकि ये वोट को काट सकें। लेकिन पूरे हरियाणा ने एक तरफा मन बना लिया है। जिन्होंने मन नहीं बनाया वहां ये लोक स्वराज मोर्चा जाकर इस फिरका फरस्त की सरकार के खिलाफ आवाज चलाएगा। मैं आज इस मंच से हमारे पूरे संगठन ने, चाहे वीएम सिंह जी हो, चाहे हमारे भानु प्रताप जी हो, चाहे हमारी खापे पंचायतें हो, पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों ने ये फैसला करने जा रही है कि आने वाले टाइम में इस मौजूदा सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जितने भी सामाजिक न्याय के संगठन हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे अग्निवीर योजना के अंदर खिलाड़ियां हैं, सबको ये फरमान जारी कर देंगे आज के बाद कि लोक स्वराज मोर्चा जो भी निर्देश दे आप मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। मेरे दोस्तों, प्रेस के मित्रों, आप हमारी इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की आवाज को पूरे देश में पहुंचाएं और किसान और कमेरे वर्ग की उनके हक की आवाज को फैलाएं और कम से कम आने वाले इस चुनाव में, अभी हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, उसके बाद झारखंड का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है, ये लोक स्वराज मोर्चा पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और किसानों के, गरीबों की, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को उठाएगा। आज 2 चीज खतरे में है,
किसानी भी खतरे में है, नस्ल भी खतरे में है, फसल भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, तो फिर बचा क्या है? अगली कलम आपके मीडिया पर गिरने वाली है कि आपको पैकेज भी देंगे लेकिन आप सरकार का बखान करेंगे, सरकार का बखान नहीं करेंगे तो आप भी शिक्षकों के पीछे होंगे। इसीलिए किसान को मजबूर किया गया, दबाया गया। अगला कदम कलम के सिपाहियों आपकी तरफ है, मीडिया के दोस्तों आपकी तरफ है। इसीलिए अगर आप भी अब भी चुप रहे तो जमीन तो बेच दी, गगन भी बेच दिया, ये पाताल भी बेच देंगे दोस्तों। इसीलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं लोक स्वराज मोर्चे को आप लोग भी बखूबी अपना समर्थन दें, पूरे देश में इसको फैलाने की कोशिश करें। हमारे खाप पंचायतों के कोऑर्डिनेटर एवं प्रकाश धनखड़ जी बैठे हुए हैं, पूरे देश की पंचायतों को कोऑर्डिनेशन करके और इस आने वाले हरियाणा के चुनाव में एकजुट करें और इस उखाड़ फेंके ऐसी सत्ता को। आगे ना बोलते हुए मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूं कि आज हमारे आने वाले बच्चों की नस्ल खराब होने जा रही है दोस्तों। जय हिंद, जय प्रेस के मित्रों, जय भारत। के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि आज गांव-गांव में एमएसपी चालू हो गया है कि एमएसपी क्या है पर मालूम नहीं बहुत लोगों को। भाई एमएसपी होना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। ये क्या बला है ये नहीं मालूम। ये सन 2000 में हमने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश में एमएसपी को लेकर आंदोलन किया था 20 अक्टूबर सन 2000, आज से 24 साल पहले। इतना मजबूत आंदोलन था कि मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता को अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली बुलाया और उनको हटाया गया और राजनाथ सिंह जो एमएलए भी नहीं थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आते साल उन्होंने कहा कि नहीं हम खरीद करेंगे और वार्ता हुई और खरीद हुई। वो अलग बात है, फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बताने की केवल बात है, ये मुद्दा इतना पुराना है, आज का नहीं है। इसी मुद्दे के कारण, इसी मुद्दे को लेते हुए हम लोगों ने कहा था नो एमएसपी नो वोट, जो इतना मजबूती से चला कि हजारों गांव, दसियों हजारों गांव कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर होर्डिंग लगे थे नो एमएसपी नो वोट, जिसका नतीजा निकला है कि आज जो परिणाम आप देख रहे हैं इलेक्शन के अंदर 2024 में, उसका परिणाम है। ये किसी के फेस वैल्यू पे नहीं आया है, लोगों का गुस्सा आया है कि हमारी बात तुमने नहीं मानी है। हमने दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से कहा और नेता प्रतिपक्ष ने कहा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा था हम एमएसपी देंगे, गठबंधन ने कहा था एमएसपी देंगे, तो किसानों का वोट वहां गया। अब उनका कहना हमारी सरकार ही नहीं, हम क्या करें? क्या किसान ऐसे ही रुकता रहेगा? हमने मोदी जी से कहा, मोदी जी जब आप कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, 2011 की बात है, 4 मुख्यमंत्री थे आपके साथ, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का और आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही आपने मनमोहन सिंह जी, उसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उनको आपने कहा कि भाई ये सिफारिशों के तहत आप एमएसपी की गारंटी दो। नहीं किया मनमोहन सिंह जी ने, पर मोदी जी आज तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी वही सिफारिशों के तहत दे दो ना। क्यों ड्रामा कर रहे हो कि ये कमेटी बना रहे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? दे दो। और वही एक चिट्ठी उस दिन नेता प्रतिपक्ष लिखी गई कि आप कहते हो हमारी सरकार में बनी, हम दे नहीं सकते। नो एमएसपी नो वोट के चक्कर में किसानों ने वोट तो दे दिया, अब उनको भ्रम में मत डालो, बेवकूफ मत बनाओ। जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां तो देखो, कम से कम गठबंधन की आप 9 सरकारें हैं। केरला में है, पहले कर्नाटका ले लो, फिर केरला ले लो, तमिलनाडु ले लो, अगर एक से चाहते झारखंड ले लो, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, 9 जगह आपकी सरकार है, वहां तो दे दो। ऐसा मत करो कि किसानों का विश्वास टूट जाए सबके ऊपर, ये काम मत करो। ये हम लोगों ने कहा है और उसी के तहत मीटिंग्स हो रही हैं। अभी तमिलनाडु के अंदर कुछ दिन में मीटिंग है,
अगले दिन वायनाड केरला के अंदर मीटिंग है। कोशिश है कि किसान ये मुद्दा, ये माहौल मजबूती से चले। अभी केवल बात हो रही थी हरियाणा की इलेक्शन की। जाहिर बात है ये मुद्दा है। इसी मुद्दे को भागते हुए मुख्यमंत्री ने, सैनी साहब ने कहा हम एमएसपी देंगे। भाई किस चीज का दोगे? तुमने ये तो बताया नहीं कि रेट क्या होगा। आप तो कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, कहोगे हम नहीं कह सकते भाई, अब तो हमारी जबान बंद हो गई। तो ये बेवकूफ बनाने की जुम्मों की बात फिर आ गई ना, ये मत काम कर। आज किसान अपना हक पहचानता है, किसान को मालूम है कि क्या मिलना है, कैसे मिलना है। मैं चाहूंगा जो भी वहां पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, जिनको भी मोर्चा सपोर्ट करे या जिनसे बात करे तो खुल के बात करे। ये रेट होगा, सीटों का 50% होगा या नहीं होगा। ये भ्रम में मत रहो किसानों को। कृषि प्रधान देश में 75 साल से किसान बर्बाद हो गया। यहां पर मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो इस बार ट्रेलर देखा आपने। अगर नहीं हार रहा तो अगले चुनाव में पिक्चर भी देख लिया पूरा देश। मजबूर मत करो, हम लोग नहीं चाहते सामने आना, पर किसान है तो ये मतलब नहीं है कि बेवकूफ है। किसान अगर देश को खिलाता है, ये वही देश है जहां पीएल 480 लाल गेहूं आती थी, आज भंडारण भर दिया किसानों ने, इसलिए कि उनके बच्चे खेती छोड़ते हैं। आज कोई किसान का बेटा खेती नहीं कर पाता, घाटे का सौदा है। इसलिए एमएसपी जरूरी है। और एमएसपी के साथ साथ मैं केवल एक मुद्दा जोड़ना चाहूंगा जो आपके लिस्ट में है। शेरावत जी, अगर आप उसको बदल पाए, चेंज कर पाए, हाउस से पूछते हुए, बड़ा अच्छा रहेगा। वो है मनरेगा का। आपने कहा कि 300 दिन होना चाहिए, 300 का 365 दिन कर लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल चाहता एक चीज हूं, मनरेगा को कृषि के साथ लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ये आज 5-6 साल से 7 साल से हम लोग उठा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। आज बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, वापस आते हैं, बाप कहता बेटा एक काम कर, तूड़ी पड़ी है वहां पर, भर दे जरा बुके में। आज बच्चे परेशान हो गए हैं, लेबर नहीं मिलती है। अगर एक मिनट मनरेगा का आप देश का आपने कर दिया, उसको जोड़ दिया खेती के साथ, तो बेशक कुछ पैसा फालतू भी आ जाए मनरेगा वाले के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और लेबर तो मिले कम से कम। अगर एग्रीकल्चर लिंक हो जाएगा लेबर के साथ, मनरेगा के साथ, तो देश की आधी समस्या लेबर की खत्म हो जाएगी। यही मुझे आपसे कहना है। और जो आज मेरी खापों की सरदारी और प्रबुद्धजन तथा मीडिया कर्मी, जो आज के हालात जो देश के ऊपर चले हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन, मतलब पहले किसी ने कुछ कह दिया, अब कुछ चल रहा है। अब जो चुनाव आ गया हरियाणा वाले, ईवीएम वाला जो देखा झटका, मतलब एक से एक अलाका हो रहा है। और जनता को तो मतलब घोट के सब कुछ निकल छीन के और कुछ और ही कहीं जो है ना उसको बेचा जा रहा है। तो मेन जो मकसद है वो सबसे पहले कि जो ये बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी, इनको जो है किसी तरह इस देश को कैसे खदेड़ा जाए। जो ये यूरेनियन जो इस नस्ल के हैं ही नहीं, जो मूल निवासी हैं ही नहीं यहाँ के, जो आज शासन वर्ग जो जितना कर रहा है, मतलब इनको इस देश से, इस शिक्षा से, इस समाज से, इस विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ छीनना है, छोड़ना नहीं। अब बहुत से हमारे जिससे सम्मेलन हो रहे हैं उनमें बहुत से कह दें जी पंजाब वाले ने तो इन उनके ऊपर सरकार थी, नीचे सरकार थी, इन्हें तो बाखड़ा का पानी ना दिया, ये कोई बुझनिया हो, बाखड़ा पानी का हम चुंगागे कि डूब के मरांगे कि जब मर्दों धरती ना रहेगी, जमीन ने खोसल लग रहे थे। ईवी वाला जो अभी भानु प्रताप सिंह जी ने जो बताया, उसमें एक ताज़ा रिपोर्ट अभी की, रोहतक में 22 ओपन जेल चेकआउट कर दी गई है। कई स्टेडियम हैं, कई हॉस्टल हैं, कई धर्मशालाएँ हैं, वो चेकआउट होली हैं। और जो ईवीएम मशीन के इंजीनियर और उनके मैकेनिक
वो बाकायदा ही अपनी कार्रवाई पर चालू हो गई। ये 5 दिन नहीं मिले थे। एक तो इलेक्शन ये होगा जो चुनाव आयोग करवाओगा, और उसके बाद में क्योंकि वोट तो है नहीं, 80 से ऊपर सीट जो है वो दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा की है। चाहे दूसरे जितने इनके कैंडिडेट, चाहे सुरजेवाला से, चाहे दूसरा है, तीसरा है, किसी का कुछ ना है। अगर चाहे नीचे नीचे सारा कर दिया तो भी मुश्किल है। अब हम थोड़े दिन पहले मायावती का इसका जो प्रोग्राम था चंद्रशेखर वाला भाईचारे का, हमने कई स्टेटों में गए। भाई हमारा भाईचारा जो हम मूल निवासी है, जो एक माँ बाप के जो पौधे हैं, जो संतान है, जो काम के आधार पर बटे हैं, मेहरबानी करके ये एक हो जाओ इन यूरेशियन नस्ल वाले ने खदेड़ो किसी तरह। उस मुहिम में अब वह वोट काटू बन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चंद्रशेखर ने उसके साथ कर दिया, मायावती ने उसके साथ कर दिया। वो एक कुनबाई ताऊ वाले ये कदे आज तक ना कदे समाज के हुए, ना किसान कमेरे के हुए ना हो, यो इनका धंधा है। इनके पीछे से वो जो ऊपर से मिले हुए हैं, उनके पीछे से उसी से इन्हें चुनाव लड़ना है। पर जनता नहीं मानेगी। पिछला चुनाव भी जनता ने लड़ा था, पार्टियों नहीं लड़ा। ये तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ये अपने टारगेटेड विज्ञापन निकाला करते, जवाहरलाल न्यूज़ का, बाबू न्यूज़ का, दादा न्यूज़, तो वह काम कहानी जो है ना वो इन्होंने अपनी फिर से शुरू करनी है। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता पार्टियों का नहीं चलेगा किसी हालत में। और वो पोजिशन आज के दिन हरियाणा में यह है कि अबाउट 80% है जनता, हर हालत में जोर लगा लेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। पर जो ये ओपन जेल जो बनाई गई है, उन ओपन जेलों का कारण यह है कदे कदे घड़ा बड़ा कदर नाम आ जाए, क्योंकि पब्लिक को माना नहीं, वोट है नहीं, और फिर धंधा ने दिया अपना दिखाओगे तो कुछ न कुछ तो इस देश में होगा हर हालत में। अब दूसरा एक छोटी सी बात आई जो पॉपुलेशन वाली, जो कल का एक किस्सा था, खुद मेरी जो थी स्कूल में। ये क्या था कि सबसे पहले जो डी जनरेशन वाली बात थी कि 790 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड की, उसको 100 करोड़ में छोड़ना है इन लोगों ने। पहले कोरोना वाला वो ढंडोड़ देख लिया, उस कोरोना में हमने देख लिया, मेरा ज़िंदगी में आज तक कोई टीका नहीं लग गया, क्या है किसी किस्म का कोई इंजेक्शन मेरे याद नहीं कि मेरा कोई इंजेक्शन लग गया हो। और एक बार डी साहब से उनसे मीटिंग थी, उसमें भी यह बात आई सारी की सारी कि क्या आ रही है ये कोरोना आ रही है, क्योंकि सारे प्रशासन के ऊपर जोर है, दबाव है। हर उसमें एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में एक एक निकरदारी बैठा रखे हैं, आदेश उनका चलता है, डीसी का इनका नहीं चलता। इन्होंने तो उसके उनके दबाव में काम करना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है इनके साथ। और ये हो कैसे रही है, क्यों हो रही है? जो डीपॉपुलेशन वाला जो मामला था, सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने किया कि टिटनेस के जो इंजेक्शन, जो भी महिला गर्भवती होगी तो टिटनेस का इंजेक्शन तो चाहिए। उन्होंने टिटनेस के इंजेक्शन में SV40 वो इंजेक्ट कर दिया, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट। और 10 करोड़ पॉपुलेशन में, अब पॉपुलेशन तो जो है वो तो घटानी है ही नहीं, जिस तरह इसमें थी कोरोना वाले में, ना कोई गांव में मरा, ना कोई गाँव में मरा, ना कोई जो है ना इसमें घर में मरा, जितने मरे सारे अस्पताल में मरे। ये रामना और लोहिया अस्पताल में इसमें सब फालतू ही निपके मरे। तो वो जो मामला है ये एक सांग है, सांग रचा गया है, दहशत का जो माहौल है इस देश में फैलाया जा रहा है। तो इसके जो था इसका मामला, जो सारी जो साजिश थी, ये साजिश बहुत पुरानी है। वर्ष 1940 के दशक में जो सदाशिव गोलवलकर है, MS गोलवलकर, उसने एक किताब लिखी थी बी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। उस किताब में उन्होंने सबसे पहले एक जो निचोड़ काट के दिया, उसमें यही था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए और ये वो चल जाए। सारा सौदा वो हो रहा है। उसके बाद में इसी गोलवलकर ने दूसरी फिर किताब लिखी 60 के दशक में, बंच ऑफ थॉट्स। उस बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भारतीय संविधान एक विशाला बीज है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, इन्होंने जो ये इतनी मेहनत से जो ये किसी तरह ये देश बच्चा गुलामी से लिखड़ा काटा, अपना जो वे ऑफ लाइफ जो ना अपने नियम बनाए, उनने मेरे पे जरा लवीज बताओ। तो सबसे बड़ी जो एक और जो कहानी उन्होंने किया, जो हेल्थ वाला, जो इसका शिक्षा वाला, शिक्षा में इन्होंने ये कर दिया कि जो SC ST BC OBC इनको इससे महरूम करो शिक्षा से कम स्कूलों में दाखिले से। इन्होंने तो सिर्फ मजदूर चाहिए कि कोई मजदूर कहाँ से है, जो इसने अपने
ये था अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के बाद में जो ये बना, तो अरविंद पनगड़िया ने यही रिपोर्ट दी थी अपने उसमें नीति आयोग ने, जो प्लानिंग कमीशन ख़त्म करके, कि भाई अगर किसानों की कृषि भूमि को ब्लॉक अधिकृत नहीं किया गया तो उद्योगों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए सस्ते मजदूर कहाँ से सुलभ होंगे। तो ये तो मजदूर बनाने का एक ढमढमाहट हो रखा है, और कोई सुविधा नहीं, कोई ज़मीन नहीं छोड़नी, कुछ नहीं छोड़नी। अब तो बस इस चीज़ का यही है कि भैया आगे से समझना होगा, इनको खदेड़ना है जरूरी। हरियाणा में इनकी गुंजाइश है नहीं, वो दंकाना कर लीजिए कुछ भी। ठीक है, तो धन्यवाद। मेरे गणमान्य साथी और मीडिया कर्मी, आपके यहाँ आने पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जरूरत क्यों आन पड़ी लोक स्वराज मोर्चे की? उसकी ज़रूरत चाहे हमारे बीएम सिंह जी, भानु प्रताप जी, राणा जी, धनखड़ जी जिन्होंने बोला, उसका जो मूल सिद्धांत है कि आज की जो राजनीति है उसने भारत की जो आत्मा है, जो हम एक सिद्धांतिक लोग हैं और जिस तरह से हमारा रहना सहना था, आज उसकी मूलभूत जो सोच है उस पे ये जो चोट पहुंची है इन 10 सालों में, ये एक सोचने का विषय है कि चाहे वो कोरोना के 3 इंजेक्शन लगे, चाहे ये ईवीएम की गड़बड़ी है, चाहे ये पेट्रोल डीजल का रेट है, चाहे डॉलर है, कितनी सारी चीजें आप इस सबसे जानू हो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत की जनता सो क्यों गई? भारत की जनता ने अपना मैंडेट इस इलेक्शन में जरूर दिया, लेकिन देखना यह है कि इन मुद्दों के ऊपर जहां दूसरी कंट्रीज के ऊपर सरकारों को वहां की पब्लिक जवाबदेह कर देती है, तो ये पब्लिक सोई हुई क्यों है? क्योंकि सरकारों की नींद सिर्फ पब्लिक ही जगा सकती है और कोई नहीं जगा सकता। ये अभी हमने बांग्लादेश के अंदर भी देखा। तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोक स्वराज मोर्चे का गठन हुआ, ताकि हम अलग जगाएंगे उन लोगों के लिए जिनके दिल में भारत बसता है और जो भारत के लिए अपनी पूरी जान लगाकर भारत की समृद्धि के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी जिस के लिए पैदा हुई थी, राम मंदिर, 370, 3 तलाक, वो तीनों काम वो कर चुकी। अब मेरे ख्याल बीजेपी के पास कोई फाइनेंशियल एजेंडा तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं कि मैं देश को समृद्ध करूंगा, मैं देश को वहां ले जाऊंगा। इन 3 मुद्दों के लिए बीजेपी का गठन हुआ था, वो कर चुकी है। इसलिए अब उनके पास मुद्दों का दिवालियापन है, जिसके कारण वो जो कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, आज वो खुद ही कांग्रेस युक्त हो गए हैं। ठीक है, उनके अपने लोग जो बेचारे दरिया बिछा रहे थे इतने सालों से, उनको ना पूछ के ये जो कांग्रेस के जयचंद वहां से आए हैं, उनको टिकटें मिल रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो भाई साहब, ये जो शब्द है ना, ये किसी हरियाणवी, पंजाबी या यूपी के बंदों को ठीक लगता है। गुजरातियों का तो काम ही बेचना है। गुजराती ही जो हैं, उन्होंने ये आज की डेट में देश के ये हालात कर दिए हैं कि जो वैल्यूअल कौमें थी, चाहे वो राजपूत थे, जाट थे, सरदार थे, सबका कहीं मैं देखूंगा कि पैसे ने सबको अपना नाच नचा रहे हैं। ये जो मायावती, रावण, मायावती का जो आप देखिए कि कांची राम के भांजे यहाँ पे बैठे हैं, जो उनके परिवार से, जो उनके सिद्धांतों के लिए आज तक लड़ रहे हैं, वो तो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। और ये इंद्रपुर की झुग्गियों से उठ के लुटियन जोन में कोठी बना के बैठी है। कौन सा व्यापार किया? एससी के वोटों का व्यापार किया, एससी का व्यापार किया। तो हमें बड़ा जागरूक होने की जरूरत है। जेजेपी ने भी इस बार जो धोखा हरियाणा को दिया था, तो ये कहने का मतलब है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को हम जागरूक करके रहेंगे, अलग जगाएंगे। इसकी शुरुआत हम हरियाणा से करने जा रहे हैं। हरियाणा में जरूर लोक स्वराज मोर्चा उन लोगों का समर्थन तो करे ही करेगा जो हमारे मुद्दों पे आएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर वो कोई भी जो हरियाणा प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उसको हम चुनाव लड़ाने में भी पूरी मदद करेंगे। और आपको ये बता दूं कि हमारा चुनाव चिन्ह जो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का वो चक्की है, तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बात करेंगे पक्की, बात करेंगे पक्की। हरियाणा प्रदेश की करवाएंगे तरक्की।
और जिसने हरियाणा प्रदेश को लूटा उसको पिसवाएंगे चक्की। ठीक है जी। तो इस मूलभूत आधार को लेते हुए आज मैं ये बता दूं, सरकारों को हम चेताने आए हैं कि आज की डेट में अगर कोई गलत करोगे तो लोक स्वराज मोर्चा वहां डट के आपका मुकाबला करेगी। और कोई भी पार्टी, कोई भी XYZ पार्टी है जो कि लोक स्वराज मोर्चे के मुद्दों को साथ में लेकर चलेगी, लोक स्वराज जो मोर्चा है वो उसका समर्थन भी करेगा। तो मेरे प्रेस के भाइयों और बहनों सब मौजूद है यहाँ पे, मेरी आपसे ये इल्तिजा रहेगी हाथ जोड़कर कि आप भी हमें ताकत दें। आज यहां से जब जाएं तो ये लोक स्वराज मोर्चे की खबर आपको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचानी है। ये वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो आज तक पर्दे के पीछे भारत देश के हित के बारे में सोचते थे, डिस्कस करते थे, लेकिन हमें यह लगा कि डिस्कशन से हम जो पीछे बातें कर रहे हैं और जो मुद्दों को संभाल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमें लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी देना पड़ेगा ताकि लोग कांग्रेस, बीजेपी या इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में किसको चूज करना है, अगर इन्हीं दोनों के बीच में रहे तो लोग भी क्या करेंगे। तो आज लोक स्वराज मोर्चा एक मंच देने जा रहा है। जो भी इस भारत देश की सेवा करना चाहता है, जिसके दिल में भारत देश है, वो लोक स्वराज मंच से जुड़े। हम अपनी जल्दी नंबर अपने देंगे ताकि जो भी इलेक्शंस लड़ना चाहे आने वाले इलेक्शंस के अंदर हमारी कमेटी उनकी स्क्रीनिंग करेगी और स्क्रीनिंग करने के बाद उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाएंगे। फिलहाल हम नॉर्थ इंडिया के ऊपर फोकस करते हुए वहां पे जहां भी इलेक्शन होंगे वहां लोक स्वराज मोर्चा अपना पूरा दमखम दिखाएगी और जो भी भारत के हितों के अगेंस्ट जाएगा लोक स्वराज मोर्चा उसका जीना हराम कर देगी। ये इस मंच से हम कहने जा रहे हैं। छोटू राम, जय पेरियार, जय मंडल। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो जाहिर है शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आज इस लोक स्वराज मंच जिसमें हम लोग EVM के खिलाफ भी, आदरणीय भानु प्रताप जी बैठे हुए हैं, मनोज सहरावत जी और महेंद्र सिंह राणा जी हैं, हम लोग संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठाए जजों ने जो फैसला दिया उससे इस चुनाव के परिणाम को कितना मैनिपुलेट किया गया, ये जो 2-3 रिपोर्ट जिनका जिक्र भानु प्रताप जी ने किया, और ख़ास तौर से जो रिपोर्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी का है जिसमें 79 सीट्स जबरन भारतीय जनता पार्टी के पाले में दी गई। इसलिए ये सरकार जो है केंद्र की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है और मुझ जैसे लोगों को आश्चर्य होता है कि इन रिपोर्टों का जिक्र एक बार भी कोई भी विपक्षी दल ने न संसद में किया है न संसद के बाहर किया। और ऐसी ही परिस्थिति ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ देखने को मिल सकती। आप देख रहे हैं, आदरणीय धनखड़ जी ने कहा और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले एक फैसला हुआ और आप जानते हैं कि चुनाव के तारीख बढ़ा दी गई और किनके निवेदन पे बढ़ाया गया। राजस्थान के एक NGO के निवेदन पर हरियाणा के चुनाव के डेट्स आगे किए गए और इस डेट आगे करने में सबसे अहम बात क्या है कि पहले काउंटिंग और पोलिंग के बीच में जो तारीखें थी, खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर, वो सिर्फ 4 दिन थे, यानी 1 अक्टूबर को चुनाव और 4 अक्टूबर को काउंटिंग। लेकिन अब जो है 8 अक्टूबर को काउंटिंग है और जम्मू की कश्मीर की जो चुनाव है 1 अक्टूबर को ही। EVM को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है और जम्मू कश्मीर में यह दावा करने के लिए कि वहाँ जो हमने फैसला किया है अडानी को लद्दाख लूटने के लिए छोड़ दिया है, उसके पीछे हमें लोगों का समर्थन है। इस बात को वो दिखाना चाहते हैं अपने सीटों को जिताकर। तो ये बात अब लोग समझ रहे हैं और ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस तरह से आपके वोट को मैनिपुलेट किया जाता है। आज इस मंच के माध्यम से तमाम SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक जो है हरियाणा, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी RSS उनका दुश्मन नंबर 1, और अगर उनके किसी भी बुलावे में वो आए, चाहे किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ये उनके लिए
ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि बीजेपी हराओ देश बचाओ, जो मैं समझता हूँ लोक स्वराज मंच की भी अपील है, उसके साथ हम लोग सब खड़े रहें। और एक बात मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि जो करप्शन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, शिवाजी की मूर्ति 3600 करोड़ और गिर गई। चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हवा जो थी 45 kmph की रफ्तार से बढ़ रही थी। हमारे कॉलेज में बच्चे चलाते हैं मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल भी 90 पे चलाते हैं। और किसी भी साइक्लोन में जब मिनिमम 250-300 kmph हवा चलेगी तो वो फोर्ट रहेगा कि नहीं, वो जो किला जहाँ वो मूर्ति लगाई गई थी। और मैं दावा करता हूं कि इस मूर्ति को बनाने में 36 करोड़ भी नहीं खर्च हुए होंगे। किस तरह से ये लूट रहे हैं हर एक जगह, और विश्वविद्यालय को एक चारागाह बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। नियुक्तियां किस तरह से की जा रही हैं, और छात्रों को इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव होने वाला है, वो हरियाणा के चुनाव से पहले होगा। आपको मैं बता दूं कि वहां भी ईवीएम का प्रयोग होता है, और उस ईवीएम को उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से इस देश का चुनाव आयोग करता है। तो ये विकट परिस्थिति है देश के सामने। शिक्षा पर आघात है, देश की अस्मिता पर आघात है, और जो लोग जाति जनगणना से भाग रहे थे अभी अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयान को समझने की कोशिश करें। अडानी का सबसे बड़ा व्यापार ड्रग्स का व्यापार है, उनके प्रतिनिधि हर तरह से रुपये लेकर और हर जगह फैले हुए हैं। बिहार में भी एक पीके नाम का शख्स, वो उन्हीं के एक नुमाइंदे और एक इस पर चल रहा है। तो इसी परिस्थिति में पुनः मैं हमारे जो जितने वरिष्ठ साथी यहाँ हैं, महेंद्र सिंह राणा जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, धनखड़ जी हैं, राजा जी हैं, और डीसी कपिल साहब, और आखिरी में मनोज सहरावत जी को धन्यवाद कहते हुए और फिर से अपील करते हुए कि बीजेपी को नहीं हटाइएगा तो ये देश जो है, इंडिया का जो आइडिया था, इंडिया जो देश है, वो समाप्ति की राह पर है। जय संविधान। तो केवल 2 मुद्दे लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। शिक्षा पर अभी मंडल जी ने बहुत बात कही। हर एक जो वक्ता है, सबने शिक्षा के बारे में चिंता दर्शाई, बिकॉज ये मुद्दा है भी जिंदगी से जुड़ा हुआ। क्योंकि जिंदगी, अगर किसी जानवर और इंसान में कोई अंतर है तो वो शिक्षा के नाम पर ही अंतर है। और पहली जो मार है, पहला जो अटैक है, जब से सत्ता में ये पूंजीवादी व्यवस्था काबिज हुई है, उनका सबसे बड़ा अटैक आज से नहीं, 91 में अंबानी बिरला रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमीशन बिठाया गया और शिक्षा पर उनको बताया गया कि भाई आप शिक्षा पर राय दो। और उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी और सेवाएं, इनसे सरकार पीछे हट जाए, क्योंकि अब ये मुनाफे का सौदा बनने वाले हैं। क्योंकि और सब जगह पे तो स्टैग्नेशन आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर चल रहा था बड़े लंबे समय से। उन्होंने कहा ये जो सेवाएं हैं जिनके लिए सरकार टैक्स लेती है, टैक्स पेयर का पैसा अब हमारे पास आए और हम अनपढ़ रखकर अपने लिए सस्ते मजदूर पैदा करेंगे। तो साथियों, NEP 2020 तो उसकी परिणति, अंतिम कील, अभी जैसे हमारे कई वक्ताओं ने कहा, ताबूत में अंतिम कील है शिक्षा व्यवस्था की। अभी 5 सितंबर जो कि शिक्षा दिवस के रूप में पूरे विश्व में, भारत में मनाया जाता है, और 8 सितंबर पूरे विश्व में शिक्षा दिवस, सितंबर का महीना पूरा शिक्षा को समर्पित होता है। आप देख रहे हैं कितनी दुर्गति, हमारे कई रिपोर्टर भाई वहां पर होंगे। हमारे एक बैच को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हमारे ऑल इंडिया के JFM जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट इन एजुकेशन, AI पुक्टो, फैडकुटा, ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी, AIDS और बहुत सारे छात्र संगठन, पूरे देश के छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन जो नई इसको पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे थे, जो FYP का विरोध कर रहे थे, 4 साल की जो BA कर दी है इन्होंने, CUET का विरोध कर रहे थे, NTA का विरोध कर रहे थे, सारी वो मांगे जो जनता से जुड़ी हुई है। आज आप और हम सब कैसे बैठकर ये बातें कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने शिक्षा पाई है। आज शिक्षा दी नहीं जा रही है, शिक्षा बेची जा रही है। जिसकी जेब में पैसा है वो खरीद लो, वरना नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 8वीं तक गरीब मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा जो बेचारे गरीब है, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और लगभग अनपढ़। मैं खुद सैकड़ों ऐसे बच्चे मेरे एरिया में घूम रहे हैं
जो केवल गौरक्षक बनेंगे या वो मॉब लिंचिंग के लिए उनके हाथ में दाखिल होते जाते हैं। कभी बजरंग दल और कौन कौन से दल, वो तो सब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है उन बेचारे गरीब लोगों के बच्चों का इस शिक्षा के द्वारा। तो साथियों, सबसे बड़ी मैं लोक स्वराज मोर्चा को ये एक मतलब एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि आंदोलन के बिना, क्योंकि ये बहुत जड़ जमा चुकी है ये व्यवस्था खेती किसानी से किसान को बेदखल करना चाहती है, शिक्षाविदों को शिक्षा से बेदखल करना चाहती है, कानून के जानकारों को कानून से बेदखल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट तक में कैसे कैसे फैसले आ रहे, हमारे साथियों ने बताया। मजदूर जो भी छोटे मोटे अपने कारखानेदार है, छोटी पूंजी को नष्ट करना चाहती है। केवल बड़े बड़े मगरमच्छों को, जो पूरे वर्ल्ड के 5, 7, 10, 15 मगरमच्छ हैं, जानते हैं कि अभी किसानी खेती पर तो बहुत सारी बातें हो चुकी। बिल गेट्स अमेरिका के खेतों का किसान बना हुआ है, 1% किसान बच गया वहां पे। ये तो सबको पता ही होगा। किसान आंदोलन में तो हम लोगों ने खूब पसीना बहाया, खूब लाठियां खाई है, और उसके चलते ही ये हुआ कि ये जो पूरे विश्व में तहलका मचा, और नेओ चेमस्की जैसे साइंटिस्ट को कहना पड़ा, सोशल साइंटिस्ट को, कि भारतीय जनता का ये जन आंदोलन, किसान आंदोलन पूरे विश्व के लिए एक बैकन है, एक रोशनी की लाइट है, एक चिराग है जो पूरे विश्व को रास्ता दिखा रहा है। तो साथियों, हमारे जो भी युवाओं को शिक्षा से बेदखल किया जाएगा, जानते हैं वही रेपिस्ट बनते हैं, वही मर्डर बनते हैं, वही चोर लुटेरे बनते हैं, वही मोबाइल हाथ में लेके आपको चलना मुहाल कर देंगे, वही हमारे लिए ऐसा समाज बन जाएगा कि हम कुछ भी अपने आप को सुरक्षित कहीं पर भी नहीं रख पाएंगे। और महिलाओं की जो हालत, एक बात जो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे सभी साथी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जीवन रेखा एक ही है। लाइफ लाइन कहते हैं ना, कहां से सांस लेते हैं? वो सांस लेते हैं ये कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट के चंदे से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुप्रीम कोर्ट कभी कोई अच्छे फैसले भी दे देता है। अभी जो फैसला दिया कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड के चलते कैसे सारी पार्टियां हमाम में नंगी हैं, अंबानी के बेटे की शादी में सारे ठुमके लगा रहे थे, देख रहे थे ना? शर्म नहीं आई लोगों को जो बाहर जाकर कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, वही लोग वहां पर जाकर तलबे चाट रहे हैं, नीता अंबानी के हाथ पकड़ पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है हमारे बच्चों को नशारी, अभी हमारे पंजाब के भाइयों ने जो दर्द बयान किया, कई बार पंजाब के दौरे पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, पंजाब के कई साथी हमें कहते हैं कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, आप जैसे लोगों को पंजाब में आके नशे की जो नदियां बह रही है उस पर आघात करना चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप देख रहे हैं कहीं हाथरस में, कहीं पर अभी जो इसके आरजेकर हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ, और जो रोज उनको तो दबा दिया जाता है मीडिया के द्वारा, किस किस तरह के हादसे पटना में, यूपी में हर रोज होते हैं। दलित बेटियों को घर से बाहर निकाल कर 14 साल की बच्ची को किस तरह से दलितों ने बेइज्जत किया है, नहीं दिखाएगा मीडिया। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये सारे ग्रैब करके बैठे हुए कैपिटलिस्ट उस मीडिया को भी। तो साथियों, हमारा जो एक उद्देश्य है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और यातायात, इन सब पर हम जन आंदोलन खड़े करें। चुनाव को भी एक जन आंदोलन के रूप में लें। चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे आओ भाइयों लड़ें, लड़ने को तैयार कीजिए, सेना को लड़ने के लिए तैयार होंगे तभी चुनाव में भी हम उनको टक्कर दे पाएंगे और समाज का हमारा कल्याण हो पाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन ने हमें ये बता दिया है, एकमात्र संसद को भी उन्होंने वापस कानून करवा दिए केवल जन आंदोलन के चलते। जन आंदोलन एकमात्र रास्ता है साथियों, और उस जन आंदोलन के लिए ही मैं अपने सरावत भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस जन आंदोलन को जन तक पहुंचाने के लिए 1000 कॉन्फ्रेंस भी पीसी करनी पड़े तो हम आपके साथ हैं, और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अभिनंदन है आज की प्रेस वार्ता के अंदर। साथियों, कोई भी साथी ये ना समझे कि ये आज हरियाणा का चुनाव सर पर है इसलिए ये शुरुआत हुई है। आज से लगभग 3 महीने पहले राजा सिंह जी की उपस्थिति में, भानु प्रताप सिंह जी की उपस्थिति में, राणा जी की उपस्थिति में हम कम से कम दर्जनों लोग वहां पर रोहतक के अंदर हम जो है मनोज सहरावत जी के निवास पर इस संगठन का गठन हुआ, शुरुआत हुई, और ये तय हुआ कि जो मौका परस्त ताकतें हैं उनको कैसे हराया जाए। जिन ताकतों ने, जिन सरकारों ने किसानों को आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, कीलें ठुकवाई, दीवारें लगवाई, तमाम तरीके की यातनाएं दी, ऐसी सरकारों को कैसे उखाड़ करके फेंका जाए और जिनको लाया जाए
उनको ये एहसास कराया जाए कि वो अगर आए हैं तो उनके आने का कारण ये है कि वहां के मजदूरों ने, वहां के किसानों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के युवाओं ने एक मन बना करके उनको सत्ता का परिवर्तन किया। आज ये उसी की शुरुआत है और ये शुरुआत हरियाणा के तमाम अलग अलग जगह पर होंगी। मेरे तमाम सम्मानित साथियों ने अलग अलग विषयों पर अपनी बातें रखी। ईवीएम के ऊपर बड़ी सटीकता के साथ देश के ईवीएम में भानु प्रताप सिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने अपनी बात रखी, राजा सिंह जी ने बात रखी, किसानों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ बात रखी महेंद्र सिंह राणा ने, हमारी बहन जी ने भी बात रखी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन इसमें एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है और देश की राजनीति में उसको बदलने के लिए जो सबसे बड़ा कारक है वो है आज का युवा और उस युवा का रोजगार। जब से इस देश के अंदर ये सरकार आई है तब से इस देश के अंदर युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है। हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई, निजीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ठेकेदारी प्रथा को लेकर के आए और आज हालात ये है, मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर 40 लाख कर्मचारी संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। आज उनकी हालत इतनी दयनीय है कि बीए किए हुए, एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए, एमबीबीएस किए हुए, बीटेक किए हुए जो छात्र हैं वो 15,000 और 16,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। आज सवाल यह है कि जो बच्चा हायर एजुकेशन लेने के बाद अगर 15 या 16,000 रुपए की नौकरी करेगा तो वो आने वाले अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दिला पाएगा, उसका परिवार कैसे पल पाएगा और वो कैसे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देश के अंदर खुली सांस ले पाएगा। इसलिए मैं उन तमाम युवाओं को जो हरियाणा के अंदर 40 लाख की संख्या में काम कर रहे हैं, जिसमें अग्निवीर भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपको पक्की नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं इस देश में आउटसोर्स से छुटकारा मिले, अगर देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लोग चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन का लाभ मिले, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब ये सरकार, विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, अब जहां जहां भी प्रदेश में इनकी सरकारें हैं, ये सबसे बड़ा कुठाराघात जो है रोजगार के ऊपर कर रही है। अभी हाल ही में अगर आपने कल का पेपर पढ़ा होगा, कल एक पेपर में था कि 5,000 कच्चे सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी हरियाणा के अंदर निकली और उन 5,000 वैकेंसियों के ऊपर आपको ताज्जुब होगा कि 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 5 लाख ने, और उन 5 लाख में 46,000 लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन है और 8,000 लोग वो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और उसमें पीएचडी के लिए भी लोग। अब आप मानिए सैलरी कितनी है, मात्र 15,000 रुपए, नौकरी की नेचर कच्ची कर्मचारी की और काम झाड़ू लगाने का। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि देश के अंदर युवाओं का, रोजगार का, बेरोजगारी का क्या आलम है कि पीएचडी किया हुआ आज स्टूडेंट आज 15,000 रुपए की कच्ची नौकरी करने के लिए, वो भी झाड़ू लगाने की, अब उसके लिए वो आज मजबूर है। तो ये जो मुद्दा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके तमाम सम्मानित चैनलों के माध्यम से आज के इस मंच की आवाज हरियाणा के अगर युवाओं तक जा रही है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों तक जा रही है, तो वो सुन ले कि आने वाले समय में 5 साल बहुत लंबा होता है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी बहुत युवाओं की। इसलिए वो चाहते हैं कि देश के अंदर उनको रोजगार मिले, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकना होगा और ऐसी सरकार को लाना होगा जो आने वाले समय में लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। इसके अलावा एक बात को कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि ईवीएम के नाम पर, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो बना था, उसका मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर था, उसका प्रमुख चेहरा एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी थे। इनके अलावा कम से कम 8-10 लोग और थे, मनोज सहरावत जी, महेंद्र सिंह राणा जी, ये तमाम हमारी टीम के हिस्सा थे, और डॉक्टर सूरज मंडल साहब, रतन लाल जी, तमाम ये टीम थी। हमने उस समय पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा कर दिया था। अभी भी हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, तो मैं भानु प्रताप सिंह जी से कहूंगा और क्या नाम महेंद्र सिंह राणा जी से कहूंगा, मनोज सहरावत जी से कहूंगा, राजा सिंह जी से कहूंगा कि इस आंदोलन के साथ इस सरकार को वहां से उखाड़ने के लिए जितने भी कारक हम 1 महीने के अंदर लगा सकते हैं, उनमें एक प्रमुख कारक ईवीएम का भी है। इस आंदोलन के साथ इस 1 महीने के अंदर ईवीएम का आंदोलन भी भानु प्रताप जी के नेतृत्व में जगह जगह होना चाहिए।
तहसील तहसील होना चाहिए। 1 महीने में पूरे हरियाणा को हम कवर कर सकते हैं। और जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा, आने वाले 2025 फरवरी के विधानसभा दिल्ली के चुनाव के अंदर हमने कमर कसी हुई है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, लोक स्वराज मोर्चा, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी और तमाम तरीके के संगठन इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, सैकड़ों संगठन। हम दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा करके इन जो भी सरकारें फिलहाल हैं, जो मजदूर विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो SC/ST विरोधी है, जो OBC विरोधी है, इनको उखाड़ करके फेंकना है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि अपना कारोबार अमेरिका से बंद करके एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर मुनीश राजादा जी हमारे बीच में आए हैं। ये भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा है और बहुत मजबूती से दिल्ली के अंदर ये भी उसी मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कि वर्तमान सरकार उखाड़ी जाए। ये अन्ना आंदोलन के बहुत पुराने सिपाही हैं और दिल्ली के अंदर फरवरी 2025 के अंदर एक नई सरकार की घोषणा की जाए, गठन किया जाए। उसके अंदर जो मेन एजेंडा है कि दिल्ली के अंदर पहला दलित मुख्यमंत्री और दिल्ली में मुस्लिम समाज के लिए और OBC समाज के लिए उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो। इस तरीके की डिमांड को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हर कदम पर मनोज सहरावत जी, महेंद्र सिंह राणा जी, राजा सिंह, भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर सूरज मंडल, हमारी बहन, जो भी हमारे सम्मानित साथी, किसान सम्मानित साथी हैं, आप जो भी मुहिम चलाएंगे, हरियाणा की जिस कोने में भी चलाएंगे, जब भी आप आवाज देंगे, हम निश्चित रूप से आपकी आवाज में आवाज मिलाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर इस आपके आंदोलन को शिखर तक ले जाएंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके एक नई सरकार का गठन करेंगे ताकि वहां के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप आज की प्रेस वार्ता को सही तरीके से कवरेज करके जनता के बीच तक ले जाएं और आगे भी जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम समय समय पर आपको कष्ट देते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, यहाँ जो लोक स्वराज मोर्चा के जो साथी, जो योद्धा उसके गठन के बाद जो यहाँ लगातार मुहिम चलाने के लिए बैठे हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन। साथियों, मैं विजय कुमार हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ। मेरे पास इस टाइम आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में जिस EVM की बात अभी 2022 से लगभग ज़्यादा हो गई है, उसको हम लोग बामसेर के लोग 2013 से भारत के गांव-गांव में लेकर के गए हैं। आज वो जन जन की जबान बन चुकी है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सहरावत साहब ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। अभी जो इलेक्शन आज यहाँ पर प्रेस ये बुलाई गई है, मेरा सभी मीडिया बंधुओं से एक छोटा सा निवेदन है कि जब तक देश का मीडिया जन जन तक असली मुद्दों को छुपाएगा नहीं, पहुँचाएगा, मुझे नहीं लगता कि इन सरकारों को जो देश में लोकतंत्र को खत्म करके देश का द्वितंत्र बना दिया है, 2 दलीय प्रणाली जो देश में चल रही है, उसको अगर खत्म करना है तो हमारे मीडिया कर्मियों को, मीडिया भाइयों को, मीडिया बंधुओं को आगे आना होगा। साथियों, इस वक्त हमारे सहरावत साहब हिसार में एक मीटिंग में भी मौजूद थे। वहाँ पर लगभग 7 पार्टियां थी और 7 पार्टियों के अलावा 7 पार्टियों के अलावा वहाँ पर 12 पार्टियों के साथ जो गठबंधन है, हमारा जो गठबंधन हुआ है हरियाणा तीसरा महामोर्चा, हरियाणा तीसरा महामोर्चा जो गठबंधन हुआ है, उस महागठबंधन के लिए लगभग 20 साथी पूरे हरियाणा से गठबंधन से खड़े हैं। सहरावत साहब को मैं उन सभी लोगों की जो कैंडिडेट्स हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 में अक्टूबर में रहेंगे, मैं उनकी लिस्ट आपको सौंपूंगा। और मेरा सभी आप सबसे निवेदन है, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि उनकी आवाज़ को, क्योंकि आपके जो उद्देश्य, आपके जो मकसद हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर के लोक स्वराज मोर्चा लगा हुआ है, वो मोर्चा हमारा इसमें जो हमारी घोषणाएँ हैं 65 घोषणाएँ हैं, वो सारे उसमें कॉमन हैं। हम इन 2 दलों को भारत से उखाड़ करके वापिस OP धनखड़ साहब की भाषा में वापिस इनको यूरोप भेजना चाहते हैं। इसी के लिए हम आप सबका सहयोग मांगते हैं। मैं सूचना दूंगा, आप सब सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ कि आप यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके साथ साथ गांवों में, गली मोहल्लों में जाकर के लगातार कम से कम इलेक्शन के दिन तक तो कम से कम अपने घर पे ना जाएं, सीधा सिर्फ ग्राउंडों में रहें, गाँव में जाएं, लोगों को समझाएं, बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सहयोग करेंगे। आपने मेरी बात को सुना। आभार।